हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8th अगेन वी आर हियर। तो हम पढ़ रहे थे, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस लड़ती है तो उसमें जब उसे मिनिमम, जैसे हमारे सब्जेक्ट में हमें पासिंग मार्क लाने पड़ते हैं, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मिनिमम पासिंग मार्क नहीं ला पाती है, यानी जितनी रिक्वायरमेंट है 273 वोट्स हैं, अगर कोई पार्टी 273 नहीं ला पाती है, कोई भी पार्टी, तो उस कंडीशन में तो जो सबसे ज़्यादा लाई है उस पार्टी को एक मौका मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अदर पार्टी की मदद से वो गवर्नमेंट बनाए। तो ऐसी जो गवर्नमेंट होती है उसे कोलिजन यानी गठबंधन वाली सरकार बोलते हैं। पार्लियामेंट में हम ये देखते हैं, हमने पढ़ा था बेटा, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों से मिलकर पार्लियामेंट बनती है। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस के बाद ए लिस्ट इज प्रिपेयर्ड, एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। कैसी लिस्ट होती है वो, जिसमें कई सारे एमपीज जो कई सारी पॉलिटिकल पार्टी के अलग अलग एमपीज होते हैं। मान लो 4 एमपी बीजेपी के हैं, 2 एमपी बहुजन समाज पार्टी के हैं, 1 एमपी कांग्रेस का है। तो इसमें यह देखा जाता है कि कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा एमपी हैं। अगर वो मिनिमम पासिंग मार्क लाए हैं, मिनिमम मार्क्स लाए हैं या मिनिमम वोट्स लाए हैं, मतलब इसका अर्थ है वो सरकार बनाने के लिए कैपेबल है, मेजॉरिटी मिली है उन्हें, तो बना सकते हैं गवर्नमेंट। अगर वो मिनिमम वोट्स नहीं उन्होंने गेन किए हैं जो एक ही गवर्नमेंट बनाने के लिए ज़रूरी है, तो ऐसी कंडीशन में उनको जो गवर्नमेंट बनेगी पॉलिटिकल पार्टी की मदद से बनेगी, उसको कोलिजन गवर्नमेंट बोलते हैं। कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म्ड द लार्जेस्ट अमंग दीज पार्टी, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा दूसरी जो सबसे ज़्यादा वोट लेके पार्टी होगी वो अपोजिशन पार्टी का रोल अदा करेगी। हमने ये पढ़ा था। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लोकसभा, इनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस है लोकसभा का, इज टू सेलेक्ट एग्जीक्यूटिव, वो एग्जीक्यूटिव को सेलेक्ट करते हैं हम, प्राइम मिनिस्टर, प्रेजिडेंट्स, अदर कैबिनेट मिनिस्टर, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। एग्जीक्यूटिव एज यू रेड, एग्जीक्यूटिव के बारे में जैसा कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा, एज ए ग्रुप ऑफ पर्सन। एग्जीक्यूटिव क्या है? ग्रुप ऑफ पर्सन है, लोगों का समूह है, हु वर्क टुगेदर, जो साथ साथ काम करता है, टू इम्प्लीमेंट द लॉ, कानून को लागू करता है, बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने जो भी लॉ बनाए हैं कंट्री के लिए, उस लॉ को पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव की मदद से कंट्री में इम्प्लीमेंट करता है। द एग्जीक्यूटिव इज ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हाट वी यूज द गवर्नमेंट्स। एग्जीक्यूटिव जो अक्सर हम देखते हैं, व्हाट वी हैव इन माइंड, हमारे दिमाग में क्या है, व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज द टर्म गवर्नमेंट, और हम ये टर्म गवर्नमेंट का यूज करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो होता है वो रूलिंग पार्टी का हेड होता है। जो रूलिंग पार्टी का हेड है, यानी जो कैबिनेट का लीडर होता है, वही देश का प्राइम मिनिस्टर होता है। अगर कैबिनेट चाहे तो अपना प्राइम मिनिस्टर बदल सकती है, कैबिनेट चाहे तो, पर एक सिंगल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर को नहीं बदल सकता। इट इज अ डिसीजन ऑफ होल कैबिनेट। द होल कैबिनेट कैन चेंज देयर लीडर एंड द होल कैबिनेट हैज ए पावर टू चूज द लीडर। जिसे वो लीडर चूज करते हैं वही देश का प्राइम मिनिस्टर होता है। लोकसभा में फ्रॉम द एमपीज, अगर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को देखें, हुज बिलोंग टू आवर पार्टी, जो उनकी पार्टी से बिलोंग है, प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, माना कैबिनेट ने प्राइम मिनिस्टर को चूज किया है, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है कि तो वो किस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कौन सी पोस्ट दे। इट इज द डिसीजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर दैट हु विल बिकम हु, कौन क्या बनेगा। विद टू इम्प्लीमेंट डिसीजन, 3 मिनिस्टर देन टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट एरिया ऑफ गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करता है मिनिस्टर के वर्क को, विद टू इम्प्लीमेंट डिसीजन का इम्प्लीमेंट लागू करता है। दीज मिनिस्टर देन टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट, और ये जो मिनिस्टर होते हैं चार्ज
अलग अलग एरिया के चार्ज संभालते हैं गवर्नमेंट के फंक्शनिंग। जैसे वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में कि प्राइम मिनिस्टर पूरी कैबिनेट मिलके एक लीडर को चुनती है और वो लीडर जो होता है पार्लियामेंट का लोकसभा का वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। अब प्राइम मिनिस्टर के हाथ में ये है कि उस कैबिनेट में से जिस कैबिनेट ने उसे चुना है उस कैबिनेट में अलग अलग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, किसको कौन हेल्थ मिनिस्टर बनेगा, कौन एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा, कौन फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, ये प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। ये अपना डिपार्टमेंट खुद नहीं चूज करेंगे कैबिनेट मेंबर, ये प्राइम मिनिस्टर चूज करेगा। हाँ, प्राइम मिनिस्टर वो बनेगा जो इनके कैबिनेट का नेता होगा, यानी इनके कैबिनेट का लीडर होगा। कैबिनेट का लीडर किसी को भी बनाया जा सकता है, उसकी एज मिनिमम 25 एज होनी चाहिए। ऑफन टाइम में हम देखते हैं अक्सर समय में इट जब रिसेंट पास इट हैज बीन डिफिकल्ट फॉर ए सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये बहुत कठिन है टू गेट द मेजोरिटी मिलना दैट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, जो सरकार बनाने के लिए जरूरी है। दे देन जॉइन टुगेदर, और जब उन्हें मेजोरिटी नहीं मिलती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जिनकी सरकार बनाने के लिए जरूरी है, तब क्या होता है, देन दे जॉइन टुगेदर, वो अदर पार्टियां भी ज्वाइन एक साथ इकट्ठी होती हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी हु आर इंटरेस्टेड इन सिमिलर कंसर्न टू फॉर्म, जो एक साथ बनना चाहते हैं, जो चिंतित है एक साथ फॉर्म बनाने यूनाइटेड होने के लिए। व्हाट इज नोन एज कोलिजन गवर्नमेंट, इसी को क्या कहेंगे आप, व्हेन इन ए लोकसभा इलेक्शन व्हेन नो पार्टी गेट द फुल मेजोरिटी, जब किसी भी सरकार को फुल मेजोरिटी नहीं मिलती है किसी भी पार्टी को, when no party get the full majority, in that case they made the government with the help of other political party, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की मदद से वो वोट उनके वोट लेके मिनिमम जितने वोट रिक्वायरमेंट चाहिए उतने पूरे करते हैं और इस तरह से वो गवर्नमेंट बनाते हैं। ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टी वाले भी शर्त रखते हैं कि वो किस बेस पर अपना सपोर्ट उस पार्टी को देंगे, कि वो उस पार्टी के भी फिर कुछ लोग क्या होते हैं उस कैबिनेट में मिनिस्टर बन जाते हैं। मिनिस्टर ना बनाया जाए तो वो अपना सपोर्ट वापस ले लेंगे, ये बहुत ज़रूरी होता है। दीज 2 बिल्डिंग्स हम देख रहे हैं, सेंट्रल सेक्रेटरीट द साउथ ब्लॉक इन नॉर्थ ब्लॉक विद बिल्ड ड्यूरिंग 1930 के दौरान ये बनी थी। तो द फोटो अगर हम देख रहे हैं ऑन द लेफ्ट साइड में साउथ ब्लॉक में विच हाउस, प्राइम मिनिस्टर का जो हाउस है पीएमओ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। नॉर्थ ब्लॉक इज द फोटो ऑन राइट ऑन द हैज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अदर मिनिस्टर, यूनियन गवर्नमेंट, लोकल वेरियस बिल्डिंग्स हैं इसमें। ये राष्ट्रपति भवन है, ये प्राइम मिनिस्टर का आवास है। राज्यसभा फंक्शंस के अगर हम देखें, राज्यसभा का जो काम है प्राइमरली है रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो स्टेट्स के, कई सारे प्रतिनिधि होते हैं स्टेट की ऑफ इंडिया में इन द पार्लियामेंट में। द राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन, राज्यसभा भी क्या करती है इस कानून में लेजिस्लेशन में रोल निभाती है। एंड बिल इज रिक्वायर्ड टू पास, और कोई भी जो बिल पास होता है पार्लियामेंट में वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कंसेंट से ही होता है, दोनों की इक्वली रजामंदी से ही कोई बिल पास होता है पार्लियामेंट में। लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में पास होता है, राज्य पास दो द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम लॉ। कोई भी कानून बनता है देश में वो कानून पार्लियामेंट की दोनों हाउसों के द्वारा अप्रूवल से ही लॉ बनता है। इट देयरफॉर एज एन इम्पॉर्टेंट रोल जो है रिव्यूइंग एंड अल्टरिंग, देयरफॉर हैज इम्पॉर्टेंट रोल निभा रहा है। द लॉ इनिशिएट बाय लोकसभा, इनिशिएट किया जाता है जो लोकसभा के द्वारा कानून। द मेंबर ऑफ राज्यसभा, और जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं कैसे चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो विधानसभा है लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनमें से फिर कई सारे स्टेटों के राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होते हैं। देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर। अभी
जो अगर हम देखें राज्यसभा में 233 इलेक्टेड मेंबर हैं प्लस 12 मेंबर। अब जो ये 12 मेंबर है, इन 12 मेंबरों को प्रेसिडेंट के द्वारा चूज किया जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, लोकसभा में 543 हमने पढ़ा था, 543, और 2 जो मेंबर होते हैं लोकसभा में वो एंग्लो इंडियन होते हैं। वो 2 एंग्लो इंडियन को प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है। ऐसे ही राज्यसभा में 233 होते हैं। अगर हम 233 प्लस 12 करें तो आप देखते हैं इसमें 245 हो जाएगा। ये 245 मेंबर हम देख रहे हैं प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। 12 members nominated by president। अब 2 member 2 Anglo-Indian from लोकसभा एंड 12 members from राज्यसभा। और ये जो 12 member चुने जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, वो कोई फेमस खिलाड़ी हो सकता है, राइटर हो सकता है, सिंगर हो सकता है, या कोई पेंटर हो सकता है, कोई राइटर हो सकता है। 12 मेंबर को जो किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा इमिनेंट फेमस रहा हो। कोई भी मेंबर जो अपने किसी फील्ड में, आर्ट में या लिटरेचर में, ड्राइंग्स में, किसी गेम्स में, जैसे एक बार सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा के मेंबर हुए थे, फिल्म एक्ट्रेस रेखा हुई थी, अमिताभ बच्चन हुए थे, जया बच्चन हुई थी। तो 12 मेंबरों को इनको बाकायदा पेंशन मिलती है या सैलरी मिलती है राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होने के लिए। 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। दूसरा इसका जो काम है, कंट्रोल, गाइड और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना। द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन, जब पार्लियामेंट में मीटिंग चलती है, सेशन चलता है, क्वेश्चनिंग आवर, क्वेश्चन पूछने के साथ साथ 12 बजे से क्वेश्चनिंग आवर चलती है। द क्वेश्चन आवर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है पार्लियामेंट में। प्रश्नकाल जिसे बोलते हैं, प्रश्नों का दौर, और लीडरों को जिसमें रिप्लाई देना पड़ता है, तभी इसको प्रश्नकाल बोलते हैं। 12 बजे से चलता है प्रश्नकाल। इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है दो विच एमपी कैन इलेक्ट इंफॉर्मेशन। इसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो क्या करते हैं, कैन इनिशिएट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। जो क्या करते हैं, वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे, एक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। दो विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, जिसमें पार्लियामेंट क्या करता है, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। क्योंकि पार्लियामेंट का मेन काम है लॉ बनाना, और उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव का काम है, लागू करना। पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल भी कर सकता है। एग्जीक्यूटिव ये नहीं कि अपनी जो पावर है उसका मिसयूज कर रहा है। द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट मिसयूज हिज पावर, because parliament has given more power to control on executive by asking question। कई सारे क्वेश्चंस पूछ सकता है पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव से, तभी इसको क्वेश्चन आवर बोला जाता है। द गवर्नमेंट इज अल्टर्ड टू इट्स शॉर्टकमिंग एंड ऑल्सो कम टू नो द ओपिनियन ऑफ पीपल। अल्टर्ड मतलब बदल दी जा सकती है सरकार, टू इट्स शॉर्टकमिंग्स, शॉर्टकमिंग्स कहते हैं कमियों को। इनकी कमियों के कारण, गवर्नमेंट की कमियों के कारण गवर्नमेंट को अल्टर किया, बदला जा सकता है। ऑल्सो कम टू नो टू द ओपिनियन ऑफ पीपल, इससे हमें जो पीपल का ओपिनियन है, जो उसका मत है, वो हम पता चल सकता है थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। जो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारे द्वारा चुन के जाते हैं, एमपीज है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा के इलेक्शन में एमपीज होते हैं, और विधानसभा इलेक्शन में यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए होते हैं। एमएलए स्टेट के लिए होते हैं और एमपीज कंट्री के लिए, लोकसभा के लिए होते हैं। उसमें इंडिया के अलग अलग स्टेटों से होते हैं एमपी, और एमएलए उसी स्टेट के होते हैं। पार्लियामेंट दैट इज द एमपी आस्किंग क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट। जो एमपी होते हैं किसी भी पार्टी का हो सकता है वो एमपी, वो नॉन पार्टी भी हो सकता है एमपी। आस्किंग क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पूछता है गवर्नमेंट से। एक क्रूशियल टास्क माना जाता है, एक क्वेश्चन पूछना, एक क्रॉस क्वेश्चनिंग करना फ्रॉम अपोजिशन पार्टी लीडर। इट इज सीन दैट इट इज रियली अ वेरी
difficult task. The opposition party play a crucial role in healthy functioning of democracy. The highlight drawbacks. ये क्या करता है? हाईलाइट करता है, ड्रॉबैक कहते हैं कमियों को, जो ड्रॉबैक्स हैं इन द वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, कई सारी नीतियों और कार्यक्रम जो गवर्नमेंट के चलते हैं, वो पॉवर्टी अलायंसेस चलती हैं, गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम चलते हैं, या लिटरेसी प्रोग्राम चलते हैं, या कई तरह के स्कीम्स चलती हैं, पेंशन्स स्कीम्स चलती हैं, उनमें जो इन पॉलिसी और प्रोग्रामों में जो विभिन्नताएं हैं, जो कमियां पाई जाती हैं, उस पर क्वेश्चनिंग करते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी वाले, अपोजिशन पार्टी वाले गवर्नमेंट से, एंड मोबिलाइज, और एक मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं, जो सपोर्ट है अपनी योजनाओं, अपनी जो उनकी योजनाएं हैं, क्या उनकी जो योजनाएं पॉलिसीज हैं, पब्लिक से सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। द गवर्नमेंट गेट वैल्यूएबल फीडबैक, गवर्नमेंट क्या करती है, अक्सर हम देखते हैं वैल्यूएबल फीडबैक देती है, एंड इज केप्ट ऑन इज टोज बाय द क्वेश्चनिंग आस, और इससे जिसके टोज हैं, घुटने या पैर का टोज, ऑन इज टोज बाय द क्वेश्चनिंग आस बाय एमपी, जो क्वेश्चन पूछते हैं। इन एडिशन इन ऑल मैटर्स डीलिंग विद फाइनेंस द पार्लियामेंट अप्रूवल इज क्रूशियल, जो पार्लियामेंट की रजामंदी है, अप्रूवल है, वो क्रूशियल निर्णायक है सरकार के लिए। दिस इज वन ऑफ द सेवरल वे, ये ऐसा कई तरीके से किया जा सकता है, इन विच, जिसमें द पार्लियामेंट कंट्रोल करती है, गाइड करती है और सरकार को सूचित करती है। द एमपी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, तो बेसिकली हम कह सकते हैं जो एमपी होता है वो गवर्नमेंट का कैबिनेट मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन जो एमपी होता है वो पीपल का रिप्रेजेंटेटिव, लोगों के द्वारा चुना गया जरूर होता है। हैव ए सेंट्रल रोल, उसका एक सेंट्रल केंद्र रोल रहता है। कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग, कंट्रोल करना, गाइड करना, मार्गदर्शक करना, गाइड करना, इन्फॉर्म सूचना देना। पार्लियामेंट, दिस इज द की एस्पेक्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, यही एक इंडियन डेमोक्रेसी के प्रॉपर वे से फंक्शनिंग करने का एक तरीका हो सकता है। लॉ मेकिंग, अगला हम देखते हैं जो लॉ मेकिंग है, जो कानून बनाया जाता है। बेसिकली हमने बताया कि जो पार्लियामेंट होती है वो कानून बनाती है, लॉ द पार्लियामेंट मेक लॉ फॉर द कंट्री एंड द एग्जीक्यूटिव implement these law in the country, and the parliament has a power to ask the question from एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ताकि वो अपनी पावर का मिसयूज ना करे, सो दैट द एग्जीक्यूटिव कांट मिसयूज देयर पावर। लॉ मेकिंग की अगर हम बात करें, लॉ मेकिंग इज ए सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, we shall read about these in next chapter. Who are the people in the parliaments? आखिर वो कौन लोग होते हैं? जैसा कि मैंने अभी बताया जो एमएलएज होते हैं वो तो पीपल के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लोगों पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसी एरिया से चुन के गए होते हैं पार्लियामेंट में, तो वो गाइड करते हैं, कुछ सजेशंस देते हैं, पार्लियामेंट में क्रिटिसाइज कर सकते हैं और अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम की क्रिटिसाइज की जा सकती है। पार्लियामेंट नाउ हैज मोर एंड मोर पीपल, आज की डेट में हम ये देखते हैं कि पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। अब हमने देखा कि SC, ST, OBC या अदर बैकवर्ड कास्ट, हर कास्ट ग्रुप के लोगों को पार्लियामेंट में क्या है, सीट का एलोकेशन हुआ है। Some seats are reserved for the backward community in every area, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र। तो फॉर एग्जाम्पल देयर आर मोर रूरल मेंबर्स, ऐसे बहुत सारे रूरल मेंबर्स हैं, गांव के जो सदस्य हैं, एज ऑल्सो मेंबर फ्रॉम एनी रीजनल पार्टी, और बहुत सारे सदस्य तो बहुत सारी मैनी रीजनल पार्टी से होते हैं, वो क्षेत्रीय पार्टी से होते हैं।
Groups and people that we were till now up represent are being to get elected to the parliament. जो ग्रुप और पीपल हैं डेट वी टिल नाउ हम अनरिप्रेजेंट कर देते थे आर बिगिनिंग टू गेट इलेक्टेड टू पार्लियामेंट. देयर हैज ऑल्सो बीन एन इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम दलित्स. और हम ये भी देख रहे हैं देयर हैज ऑल्सो बीन इंक्रीजबल जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है उसमें कितना ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है, कितना ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं. अदर बैकग्राउंड से, अदर कम्युनिटी से कितने लोग ऐसे हैं जो इलेक्शंस लड़ रहे हैं, जो एक सोसाइटी में चेंज लाने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में पार्लियामेंट में आ रहे हैं. आज की डेट में दलित वर्ग से एंड बैकवर्ड क्लास से आ रहे हैं. लुक एट द फॉलोइंग टेबल. अगर हम ये टेबल्स देखें इससे हमें पता चलेगा कि बिगिनिंग टाइम से अभी तक में जो पार्टिसिपेशंस है, जो इनरोलमेंट बढ़ा है बैकवर्ड क्लास पीपल का वो ज़्यादा है, उनका परसेंटेज ज़्यादा है. वो वोटेड इन लोकसभा और ना केवल एज ए रिप्रेजेंटेटिव बल्कि वोट भी देने में, जो वोट भी दे रहे हैं वोट का जो टर्न आउट है वो भी बढ़ा है डिफरेंट ईयर्स में. लोकसभा के फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन में 61 था और 16 में हमने देखा जहाँ 61 ही था अब क्या हो गया हो 66 हो गया है. देखो 61 रहा. फोर्थ में 61.33 था. फिफ्थ में 1971 में ज़रूर ये थोड़ा घट गया, 55% आ गया था. ये 61 से 55 में आ गया था. फिर हमने देखा 16 में अभी तक में ज़्यादा देखने को मिला 66.40. इससे ये पता चलता है कि अब जो है जो लोग हैं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं. नाउ द पीपल आर अवेयर टूवर्ड्स देयर राइट्स. नाउ दे नो द रोल ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन इन द पार्टिसिपेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन द कंट्री. तभी तो प्रजातंत्र सफल होगा, यानी जनतंत्र. इसमें क्या होगा, जब जनतंत्र पीछे पीछे चलेगा तभी तो इलेक्शंस कराने का फ़ायदा है. हम कहते हैं कि यहाँ फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं, पर वो तो सच नहीं है कि यहाँ फेयर इलेक्शन होते हैं. पर फेयर इलेक्शन भले ही ना होते हो, पर जो यूथ पीपल है या जो भी ओल्ड पीपल हैं, लोगों को अपने पार्टिसिपेशन यानी इलेक्शंस में उनको पार्टिसिपेट तो करना ही चाहिए, क्योंकि हमें जनमत बनाना है, एक प्रॉपर डिसीजन लेना है, एक प्रॉपर एक अच्छी गवर्नमेंट चुननी है. तो मुझे लगता है कि एक अच्छी गवर्नमेंट हमें चुननी ही चाहिए. और अच्छी गवर्नमेंट कब चुन सकते हैं, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें, वोट दें, अपना वैल्यूएबल वोट दें. क्योंकि 1 वोट 1 पर्सन 1 वैल्यू है हमारे देश में. एक पर्सन की जो वोट वैल्यू है 1 पर्सन एक बार ही वोट देगा और उसके वोट वैल्यू इक्विवेलेंट टू रिच पीपल, यानी कि रिच पीपल का वोट वैल्यू ज़्यादा और पुअर की वोट वैल्यू कम. ऐसा तो नहीं है हमारे देश में. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो प्रतिनिधि हैं, डेमोक्रेसी कैन नॉट प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती है परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी. एक अच्छा दृश्य, एक अच्छा रिफ्लेक्शन प्रोडक्ट नहीं कर सकती है सोसाइटी में. दिस इज ए रियलाइजेशंस दैट व्हेन इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस सेपरेट, जहाँ पर हमारे जो इंटरेस्ट है और जो हमारा अनुभव है सेपरेट अस, हमें अलग करता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है टू इंश्योर दैट कम्युनिटीज दैट हैव बीन हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज, जो क्या है हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज है, आर गिवन एडुकेट, पर्याप्त मात्रा में हमारी जो रिप्रेजेंटेशंस हैं हिस्टोरिकली हम देखते हैं. विद दिस इन माइंड सम सीट्स आर रिजर्व. और हम ये भी देखते हैं कि पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स आते हैं वो अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग रिलीजन्स के होते हैं. अदर कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं हमारे पार्लियामेंट में हमने क्या दिए हैं, जो सीट्स हैं हमने वो सीट क्या किए हैं, रिजर्व कर रखी हैं, आरक्षित कर रखी हैं उनके लिए. यानी कि आरक्षित का अर्थ है कि उस एरिया से, जो एरिया बिलोंग करता है भारत में, उस एरिया से उन कम्युनिटी के यानी SC ST के कम्युनिटी के लोग ही चुनाव लड़ेंगे. तो इसमें क्या करते हैं,
अब एक विलेज में, एक एरिया में एक ही कम्युनिटी के, दलित कम्युनिटी के 2 लोग हैं, तो हम ये देखते हैं कि अदर दोनों पॉलिटिकल, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां एंड कैंडिडेट को चूज करती हैं। वो अपना एक इम्पॉर्टेंट कैंडिडेट जो उसी कम्युनिटी से होता है, यानी दलित कास्ट से, शेड्यूल कास्ट से, वो अपने अपनी पार्टी से अपना एक दलित कैंडिडेट मैदान में उतारती है। अब डिपेंड करता है कि वो कोई कितना ज़्यादा उस पर्सन की इमेज है उस कम्युनिटी में, उसके यहाँ कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है या अनफेयर तरीका अपना रही है अपने कैंडिडेट को जिताने में। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एक शेड्यूल कास्ट का आदमी किसी भी पार्टी को ज्वाइन किए बिना नॉन पार्टी कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ता है और जीत भी जाता है। SC ST की सीटें रिजर्व होती हैं, उसी को बोलते हैं रिजर्व सीट होती हैं पार्लियामेंट की। उस रिजर्व सीट का अर्थ है उस सीट में उन्हीं कम्युनिटी के बीच में, उन्हीं कम्युनिटी के बीच में जो 2-3 उठेंगे, उन्हीं कम्युनिटी से इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है आदमी। जनरल कास्ट से नहीं हो सकता, क्योंकि जनरल कास्ट की सीट वहाँ नहीं है। जो इलेक्शंस कमीशंस ने कॉन्स्टिट्यूंसी डिवाइड किए हैं, बहुत सारी एरियाज ऐसे हैं जहाँ से केवल दलित कास्टियाँ, जहाँ से केवल वुमेन सीट ही हैं। तो वुमेन सीट ही है तो वुमेन सीट के लिए मैन तो लड़ेगा नहीं चुनाव, तो वुमेन सीट के लिए 2 सेम कम्युनिटी या अलग कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी की इलेक्शन लड़ सकती है। लेकिन रिजर्व सीट के लिए रिजर्व पर्सन जो होते हैं, आरक्षित जो वर्ग होता है, वही चुनाव लड़ता है। इलेक्टेड फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी वर्ड आया है। कॉन्स्टिट्यूएंसी मीन्स होता है निर्वाचन क्षेत्र, जो इलेक्शन कमीशन अलग अलग एरिया को कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर देता है। कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी होती है, कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी होती है। विल बी फैमिलियर विद एंड कैन रिप्रेजेंट दलित एंड आदिवासी, जिसमें दलित और आदिवासी जो लोग हैं, जंगलों में जो रहते हैं, उनके इंटरेस्ट को पार्लियामेंट में कैबिनेट के सामने रिप्रेजेंट कर सके, वो तो उसी सीट के, उसी कम्युनिटी का पर्सन कर सकता है। सिमिलरली हम देखते हैं इट हैज़ मोर रिसेंटली बीन सजेस्टेड, ये सजेस्टेड किया जाता है रिसेंटली, दैट देयर शुड बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, वुमेन्स के लिए भी लोकसभा में, पार्लियामेंट में कहने का अर्थ है कुछ सीटें रिजर्व हों। Some seats should be reserved for women in the society, in the elections also. The issue is still, जो issue है still being debated, एक डिबेट का क्वेश्चन है 60 years ago, आज से 60 years पहले। आज हम देखते हैं कि वुमेन्स को इक्वल वेजिस एक्ट के तहत इक्वल वेजिस दिया जा रहा है। समान काम करने के लिए वुमेन्स को भी सेम पे मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगा, डिग्निटी है उनकी भी, और सिक्योरिटी होनी ज़रूरी है वुमेन्स की सोसाइटी में। जब वो बाहर काम करेंगी तभी तो उन्हें एक इक्वल राइट्स मिलेगा, सेफ्टी मिलेगी उन्हें। 60 ईयर्स पहले 4% लोग ही MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही वुमेन्स में। कितना स्ट्रेंज लगता है कि केवल 4% ही सीटें ही वुमेन्स के लिए रिजर्व थी आज से 60 ईयर्स अगो। लेकिन आज हम देखते हैं 11% कह रहा है, लेकिन आजकल की डेट में 33% सीटें हम देखते हैं पार्लियामेंट में वुमेन्स के लिए रिजर्व हैं, जिसमें वुमेन्स ही चुनाव लड़ेंगी, मैन नहीं लड़ेगा उन कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव। वुमेन सीट्स हैं। दिस इज स्मॉल शेयर, ये क्या है कि स्मॉल शेयर है। व्हेन यू कंसीडर, जब आप सोचते हैं द फैक्ट दैट हाफ द पॉपुलेशन, जबकि आधी जो जनसंख्या है हमारे देश में वो क्या है, महिलाएं हैं। महिलाएं आज इनसिक्योर फील करती हैं, आज उनको इक्वलिटी नहीं है, आज वो बहुत हाई पोस्ट में नहीं है, आज उनके लिटरेसी रेट ज़्यादा नहीं है मैन के मुकाबले में। आज हम कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि हमारा जो समाज है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। हम यहाँ पुरुष को ज़्यादा महत्व देते हैं, हम अक्सर देखते हैं, पर हमें लगता है कि महिलाओं को भी, गर्ल्स को भी एक इक्वलिटी मिलना चाहिए।
डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना है, उनको भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनके साथ रिस्पेक्ट देनी है उनको डिग्निटी, उनके डिग्निटी का क्वेश्चन है। इक्वल वेजेस एक्ट है, उनका लिटरेसी इक्वलिटी प्रोवाइड, हेल्थ और एजुकेशन में उनको आगे अपलिफ्ट करना है। अक्सर हम देखते हैं कि गर्ल्स की जो है 12th के बाद में शादी कर दी जाती है, यानी कि अगर किसी गर्ल्स को एम चुनना है, कोई टारगेट भी करना पूरा करना है, वो नहीं कर पाती हैं क्योंकि वो एजुकेशन ही पूरी नहीं ले पाती हैं। और हम देखते हैं कि गांव स्तर पर वुमेंस के लिए कोई हायर एजुकेशन पूरी करने के लिए कोई कॉलेजेस नहीं दिखाई देते हैं। इट इज इश्यू ऑफ दिस काइंड, ये एक प्रकार का इश्यू मुद्दा हो सकता है, दैट फोर्स द कंट्री, जो क्या करता है, कंट्री को फोर्स करता है टू आस्क सर्टेन डिफिकल्ट एंड ऑफन अनरिजॉल्व होते हैं ऐसे मैटर जो इजी नहीं होती है सॉल्व करने में। ऐसे मैटर या ऐसी सिचुएशन जैसे शराब, देश में शराबबंदी आपने देखा होगा, कई सारे जगहों पर हम अल्कोहल की दुकान देखते हैं। इससे समाज में क्या है, एक नेगेटिव रिफ्लेक्शन जाता है बच्चों में, एंड इवन एक समाज में एक बुराई की जड़ मैं जिसे कहना चाहूँगा। तो ऐसी सिचुएशन जो इजी नहीं है सॉल्व करने में, अनरिजॉल्व क्वेश्चंस हैं हमारे भारत में, मैनी इश्यूज है, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो हम सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं, जो आइदर इनको आवाज़ नहीं उठाई जाती है जिसके अगेंस्ट अबाउट वेदर अवर डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसमें हमारा जो प्रजातांत्रिक सिस्टम है, इज रिप्रेजेंटेटिव इनफ द फैक्ट दैट वी कैन आस्क दिस क्वेश्चन, वो फैक्ट जो हम ये प्रश्न पूछते हैं, एंड आर वर्किंग टूवर्ड्स आंसर, और इसके उत्तर की ओर हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं आज की डेट में। रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ, जो इसका रिफ्लेक्शन है स्ट्रेंथ का, एंड फेथ दैट पीपल इन इंडिया, और वो विश्वास जो लोग करते हैं हम पे, इंडिया हैव ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि इंडिया में क्या है, एक प्रजातांत्रिक स्वरूप है इसका, प्रजातंत्र है जहाँ पर जनता में से जनता के लिए जनता द्वारा शासन अप्रूवल होता है, जहाँ पर इक्वलिटी दी जाती है, जहाँ पर राइट टू फ्रीडम दिया जाता है, राइट टू फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। मतलब कहना चाहिए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं, जिसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं, अपनी अपील दायर कर सकते हैं। इफ आवर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेशन, वी कैन गो टू द कोर्ट। अगर हम रिजल्ट देखें बेटा, 15th जो लोकसभा अभी 15th जो लोकसभा इलेक्शन 2009 में हुए थे, उसके बाद 2014 में हुई है। तो हमने 2014 में देखा भाजपा बीजेपी गवर्नमेंट जीती थी, उसके बाद 19 में हुए, 19 में भी बीजेपी गवर्नमेंट जीती थी। मतलब 14 में बीजेपी इलेक्शंस हुए थे, देश में इलेक्शंस हुए थे जिसमें बीजेपी की गवर्नमेंट जीती थी, बीजेपी ने सरकार बनाई। फिर 19 में भी बीजेपी ने सरकार बनाई, यानी कि 14 से पहले का अगर हम ये 2009 का अगर हम देखें, 2009 से पहले 2004 में भी हुए थे लोकसभा के इलेक्शन। 2001 से लेकर 2004 तक बीजेपी की गवर्नमेंट थी, 4 से लेकर फिर 9 में भी हुई है। तो 2009 में या 4 में दोनों का आप एक साथ सुन लीजिए। नेशनल जो पार्टियां थी, बहुजन समाज पार्टी, उसको जो MP जो जीते थे उस पार्टी के 21 MP जीते थे केवल, पूरे देश भर से लिया जाता है आंकड़ा लोकसभा इलेक्शंस का। भारतीय जनता पार्टी को केवल 116 MP जीते थे, यानी 116 वोट मिले थे, ऐसा भी कह सकते हैं, 116 MP जीते थे। वन 116 MP जीते थे पूरे भारत से। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI जो इसको केवल 4 MP जीते थे, इसके केवल 4 जगहों से चुनाव लड़ा था, मतलब 4 कैंडिडेट जीते थे, और इसके 116 कैंडिडेट जीते थे, ऐसा कह सकते हैं आप। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में 16 कैंडिडेट, मार्क्सवादी जिसे कहते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं, चलो 206
206 कैंडिडेट यानी 206 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते थे। इट मीन्स अगर मिनिमम जो वोट का आंकड़ा है हमें 273 चाहिए, तो इसमें इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज के अगर हम एमपीज को देखें, चुनाव तो कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज पर हुआ था? 543 पर। 543 के 543 तो कोई जीत नहीं सकता, एक ही पॉलिटिकल पार्टी। अब अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस को 206 वोट मिले थे, 206, इट मीन्स कैसे गवर्नमेंट बनी, किस तरीके से गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया ऐसी कंडीशन में व्हेन द नो पार्टी गेट द फुल मेजोरिटी सीट्स, इन दैट कंडीशन कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, अदर पॉलिटिकल पार्टी की मदद से, जैसे बहुजन समाज पार्टी से या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से सपोर्ट गेन किया। ऐसी जो गवर्नमेंट थी कोलिजन गवर्नमेंट, और जो इन लोगों ने कोलिजन गवर्नमेंट बनाई, ध्यान दीजिएगा, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस 260 वोट मिले जबकि 273 चाहिए, तो अदर पॉलिटिकल पार्टी की मदद से सपोर्ट मांगा और सपोर्ट दिया इन लोगों ने, अदर पार्टीज ने। जो इन लोगों ने कोलिजन गवर्नमेंट बनाई, कोलिजन पार्टी बनाई, उसका नाम है एक तो है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और अगली जो है जो कांग्रेस ने अदर पार्टी की मदद से कोलिजन गवर्नमेंट बनाई, अदर पार्टीज की मदद से, उसका नाम है यूपीए। हम कहते हैं कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं कहेंगे क्योंकि अदर पार्टी की मदद से बनाई है, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और जो बीजेपी ने भी ऐसे, क्योंकि बीजेपी को 116 वोट मिले थे, वो तो अभी 2014 के इलेक्शन में उसको फुल वोट मिले 273 से भी ज़्यादा। अभी इसने फुल मेजोरिटी बिना किसी अदर पॉलिटिकल पार्टी की हेल्प से, भाजपा ने, ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने बिना किसी अदर पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट से गवर्नमेंट बनाई 2014 में और 2019 में। लेकिन उससे पहले भी उसने कोलिजन पार्टीज बना रखी, गठबंधन वाली पार्टी, उसका नाम है एनडीए। एनडीए कोई आर्मी वाला नहीं है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसका फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और जो कांग्रेस ने बनाई थी इसका नाम है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसमें हम ये देख रहे हैं जो राष्ट्रीय जनता दल है उसको 4 मिले थे, 4 इसके एमएलए एमपी जीते थे। नेशनल कांग्रेस पार्टी में 9, एनसीपी, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस अलग है और एनसीपी, यहाँ पर देखिएगा आप, एनसीपी जो है इसने 9 एमएलए ने सीट जीती थी पूरे भारत में लोकसभा इलेक्शन में। एनसीपी शरद पवार की पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही अलग हुई पार्टी है। एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, सबसे पुरानी पार्टी है, 1885 में बनी थी, याद रखिएगा। तो इस सबसे ज़्यादा पुरानी जो पार्टी है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, आज़ादी से भी पहले। यानी कि तब इस पार्टी का जो मेन एम था वो चुनाव लड़ना नहीं था, बल्कि देश को आज़ाद कराना था और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हों, ताकि देश में एक मूवमेंट स्टार्ट करें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ब्रिटिश पॉलिसी के अगेंस्ट। ए.ओ. ह्यूम ने बनाई थी ये पार्टी 1885 में, 28 दिसंबर 1885 को। और 1990 में इस पार्टी के कुछ मेंबरों ने इससे अलग होकर नेशनल कांग्रेस पार्टी, और उस नेता का नाम था शरद पवार, शरद पवार ने बनाई थी। और जो भारतीय जनता पार्टी थी वो बनाई थी श्यामप्रसाद मुखर्जी ने। 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी का भी इसमें काफ़ी रोल था, कहते हैं 1980 की पार्टी है भावी बात की। और ऐसे 1984 में बनी थी बहुजन समाज पार्टी। ये बेसिकली लोकसभा नेशनल पार्टी के रूप में जानी जाती है। 5-6 नेशनल पार्टियां हैं देश में, और बाकी सभी कौन सी पार्टियां हैं, ये रीजनल पार्टियां हैं जो किसी स्टेट में किसी एरिया से बिलोंग करती हैं, दैट आर है स्टेट पार्टियां। नेशनल पार्टियां कितनी हैं? 6 पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी 2, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 3, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 4, इंडियन नेशनल कांग्रेस 5 और नेशनल कांग्रेस पार्टी 6। आजकल आपने देखा होगा दिल्ली में एक पार्टी है
आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के द्वारा बनाई गई ये पार्टी है, दिल्ली में इसकी गवर्नमेंट है, हम जानते हैं। और इसके जो रीजनल ऑफिसेज हैं वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हैं, इवन ओवर डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ में भी, और यानी उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी के कार्यालय है। अब इसमें और जो स्टेट पार्टियां हैं जैसे कि बीजू जनता दल है उड़ीसा की, द्रविड़ मुनेत्र कजगम, शिवसेना महाराष्ट्र की है बेटा, शिवसेना 11 MLA सीट्स जीते थे। शिरोमणि अकाली दल ये पंजाब की है, आप याद कर सकते हैं, याद करना चाहें तो 10th में काम आएगा। पंजाब में है शिरोमणि अकाली दल। शिवसेना आपकी कहाँ है? शिवसेना महाराष्ट्र में है। समाजवादी पार्टी ये कहाँ है? यूपी में बेटा, अखिलेश यादव इसके नेता हैं। शिवसेना सॉरी समाजवादी पार्टी शिवसेना महाराष्ट्र की है। बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे सुना होगा आपने, वो इस पार्टी के नेता हैं। तेलुगु देशम तेलंगाना राष्ट्र समिति, ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना की है पार्टी। तेलुगु देशम ऐसे ही 6 सीटें जीती थी। ग्रैंड टोटल जो इसका आ रहा है बेटा 543। ये जो डाटा हम पढ़ रहे हैं 2004 में मतलब कांग्रेस को सीटें तो सबसे ज़्यादा मिली थी, लेकिन वो मिनिमम जितने हमें गवर्नमेंट बनाने के लिए सीटें चाहिए उतनी सीटें नहीं ला पाई थी। तो कांग्रेस ने क्या किया, अदर पार्टीज जैसे जो इसमें सीटें ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक है या नेशनल कांग्रेस पार्टी है शरद पवार की, या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इनकी मदद से उन्होंने क्या बनाया, एक कोलिजन पार्टी या कोलिजन गवर्नमेंट इन्होंने सपोर्ट किया। उसका नाम था यूपीए गवर्नमेंट। और एनडीए ने भी ऐसे भाजपा ने भी अदर पार्टी की मदद से बनाई थी, उसका नाम था एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। फॉलोइंग एग्जाम्पल अगर हम देखें क्वेश्चंस आस्क्ड पार्लियामेंट में जो पूछे जाते हैं, मैनी टाइम वी सी दैट सेवरल क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द पार्लियामेंट्स। लोकसभा में अगर हम देखें क्वेश्चनिंग आवर दिखा रखा है, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है अनस्टार्ट क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन होते हैं वहाँ, एक स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं, एक अनस्टार्ट क्वेश्चन होते हैं। अतारंकित जिसका आंसर हम लिखित रूप में भी दे सकते हैं, और स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर हमें उससे हम देना पड़ता है। तो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक स्टार्ट होते हैं, एक अनस्टार्ट क्वेश्चन होते हैं। तो अनस्टार्ट क्वेश्चन है अतारंकित, जिसे हिंदी में बोलते हैं। आंसर ऑन 15/12/2017 को इसका आंसर दिया गया कवरेज ऑफ स्कीम फॉर चिल्ड्रंस। जो स्कीम्स है बच्चों के लिए योजनाएं हैं उसका जो कवरेज था वो क्या था, मनोज रजौरिया के द्वारा इसका शायद आंसर दिया गया, वो हम देखेंगे। मनोज रजौरिया ने क्वेश्चन पूछा, विल द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बी प्लीज टू स्टेट, क्या जो मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, जो महिला विकास मंत्री और बाल विकास, महिला मंत्री बाल विकास जो है, प्लीज टू स्टेट वेदर द गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट ने ये प्रपोज किया है तो कन्वे वेरियस स्कीम्स पॉलिसी चिल्ड्रंस के लिए देश में, यदि है इफ सो डिटेल दीजिए, इफ नॉट तो कारण बताइए। यदि कोई स्कीम्स बच्चों के विकास के लिए अगर कोई योजनाएं हैं, बच्चों के पोषण संबंधी, बच्चों के कुपोषण संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी, पेयजल संबंधी या महिला विकास संबंधी अगर कोई योजनाएं उन्होंने बनाई हैं तो उसका सारांश दीजिए। अगर नहीं बनाई तो क्यों नहीं बनाई है। दोनों तरीके से देखो, विपक्ष जो है अपोजिशन पार्टी वो घेरती है कैबिनेट को। अब इसका जो आंसर दिया गया है वो देखते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इन द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वीरेंद्र कुमार, मनोज रजौरिया के द्वारा ये क्वेश्चन किया गया होगा, वीरेंद्र कुमार के द्वारा इसके जो आंसर किया गया है ए टू सी। टू मिनिस्टर हैज डेवलप द मिनिस्ट्री, जो मंत्रालय है मिनिस्ट्री, हैज डेवलप द नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन, नेशनल प्लान राष्ट्रीय योजना बनाई है चिल्ड्रंस के लिए 2016 में, विच लार्जली ड्रॉन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम, जिसमें बहुत सारा वर्क है, एग्जिस्टिंग प्रोग्राम चलाए गए हैं, स्कीम्स कई सारे मंत्री इस डिपार्टमेंट के द्वारा। इट प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर कन्वर्जेंस एंड
collectively action